नमस्कार दोस्तों, आज के विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं लेटरल एंट्री के विषय में। दोस्तों, पार्लियामेंट में इस चीज़ की चर्चा हुई, लेटरल एंट्री के विषय में पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मत रखे। उसके बाद न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में भी हमने इसे पाया, इसके बारे में एडिटोरियल्स लिखे गए। उनको पढ़कर, उनको जानकर मैंने ये सोचा कि इसके बारे में क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोगों से कुछ बात की जाए। तो आज का मेरा विषय है लेटरल एंट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व भर्ती। इस विषय में मैं आपको सीधा सा एक वर्ड देना चाहूँगा। लेटरल एंट्री का मतलब होता है सीधी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये नौकरी से संबंधित है। नौकरी किस विभाग में? तो सरकार के जो उच्च मंत्रालय होते हैं, उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, अपर पोस्ट होती हैं, वहाँ पर कुछ विशेषज्ञों को भेजा जाता है और वो विशेषज्ञ लेटरल एंट्री के द्वारा ही भेजे जाते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीधी भर्ती का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी को बुलाया और एक जॉब दे दी, नहीं। इसकी भी व्यवस्था हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसके लिए तैयारी कराता है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उन्हीं के द्वारा ही लेटरल एंट्री की भी व्यवस्था की जाती है, सरकार कराती है। तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में, लेटरल एंट्री में और एक IAS के एग्ज़ाम में या अपर क्लास के जो भी एग्ज़ाम है उनमें और लेटरल एंट्री में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ रिटन एग्ज़ाम का। इसके अलावा वहाँ जो भी व्यवस्था, जो भी योग्यता लोगों से मांगी जाती है, उनसे जो है आवेदन मांगे जाते हैं, वैसी ही सेम व्यवस्था UPSC लेटरल एंट्री के विषय में भी करता है। इसका मतलब उनकी योग्यता निर्धारण, उनके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही में आयु कि इस आयु से इस आयु के बीच के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है लेटरल एंट्री में आवेदन करने के लिए, वो है एक्सपीरियंस का होना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस जॉब से विशेषज्ञ भेजे जाते हैं विभिन्न मंत्रालयों में। अब मैं मंत्रालय बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ मंत्रालय बता देता हूँ, जैसे वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ONGC, इंडियन ऑयल, ये सारे जल शक्ति मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय में जो अपर पोस्ट होती हैं, वहाँ पर विशेषज्ञों को डिलीवर करती है हमारी सरकार और उसका काम करती है UPSC। तो ये जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि लेटरल एंट्री के विषय में अगर हम न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका सीधा सा मतलब कुछ लोग मेरे हिसाब से ये निकालते होंगे कि सिर्फ कुछ लोगों को ये इन्विटेशन टाइप का भेज दिया जाता है और उनको लेटरल एंट्री के द्वारा मंत्रालय दे दिया जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही जो योग्यता निर्धारण, उनकी आयु निर्धारण, उनका एक्सपीरियंस, ये सब देखकर उनका एक इंटरव्यू, बाकायदे उनका एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू के बाद रैंक निर्धारित करती है कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को मंत्रालय दिया जाएगा। ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया है। अब एक बात जो IAS से इसको अलग करती है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होता है, उसकी बाकायदे तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, सालों साल करते हैं। ऐसे में ये चर्चा का विषय क्यों बना, इस पर जाने से पहले मैं आपको पूरा लेटरल एंट्री का बैकग्राउंड में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो जो सरकार है, जो UPSC जिसके द्वारा UPSC के द्वारा जो भर्तियाँ कराती है, उनका ये कहना है कि जो IAS से सिविल सर्विस में जो बच्चे भर्ती होते हैं वो विशेषज्ञ नहीं हैं, वो किसी फील्ड के विशेषज्ञ नहीं हैं, वो सामान्यज्ञ हैं। उनको एक सामान्य ज्ञान है, किसी भी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने का एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन जब हम बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तो ये सेक्टर स्पेसिफिक जो एरिया है, इनके लिए जो अपर पोस्ट में जॉइंट सेक्रेटरी या फिर CEO वगैरह जो जाएंगे, इनको ज़रूरी है कि वो विशेषज्ञ हो। अब ये व्यवस्था कैसे की जाए? तब ये मांग उठी कि विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए। यहाँ से हमने लेटरल एंट्री का रूप हम अपने डेमोक्रेसी में आते हुए देखा, और जो ये काफ़ी सालों से चल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेना चाहूँगा। बाद में वो प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उससे पहले जो उनको वित्त मंत्रालय दिया गया, वो लेटरल एंट्री के द्वारा ही दिया गया। तो ये अभी हाल फिलहाल में जो पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हुई है, उसका विषय जो है वो ये है कि अगर ये भर्ती है तो फिर यहाँ पर
अन्य भर्तियों की तरह अन्य जॉब्स में जो सरकारी जॉब्स हैं वहाँ पर जो है आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, उसको यहाँ भी फॉलो किया जाए। इसके बारे में हमारे पार्लियामेंट में विपक्ष ने मुद्दा उठाया। उनका मुद्दा कुछ और भी था, लेकिन सरकार को जितना सही लगा वो उसने माना और इसके बाद बाकायदे यूपीएससी में इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी गई कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन समानता उनका परम उद्देश्य है, इसके लिए लेटरल एंट्री की जो व्यवस्था यूपीएससी ने कर रखी है उस पर सुधार की ज़रूरत है। जब मैंने ये पढ़ा तो अब कुछ मन में ये अभी भी आ सकता है कि आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है, वो तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि वो विशेषज्ञ हैं किसी भी फील्ड के, लेकिन ये सामान्य होते हुए भी अपने एक्सपीरियंस एक किसी सेक्टर स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस के द्वारा ये भी वहाँ तक प्रमोट किए जाते हैं। तो इनके प्रमोशन की क्या व्यवस्था है ये भी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। अगर एक सामान्य आईएएस अपनी 8 साल की सर्विस पूरी करता है तो किसी मंत्रालय में वो डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर जा सकता है। यहीं पर अगर वो 14 साल की सर्विस अपनी पूरी करता है तो वो डायरेक्टर के पद पर जा सकता है, और अगर वो 18 साल अपनी सर्विस पूरी करता है तो फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर जा सकता है। वहीं पर अगर हम लेटरल एंट्री की बात करें तो इसके लिए जो व्यवस्था है वो डायरेक्ट व्यवस्था है कि इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उनको अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस पहले से जो उन्होंने गेन कर रखा है उसके द्वारा वो डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर जा सकते हैं। इसमें जो विवाद है, जो विवाद की स्थिति है, जो ऑब्वियसली किसी के भी मन में आ सकती है कि एक व्यक्ति जो 18 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आ रहा है और एक व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, इन पर इनका सामंजस्य कैसे बैठेगा। रहना एक ही मंत्रालय में है, ऐसा नहीं है कि सारे लेटरल एंट्री से ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे आईएएस ही होंगे। इस विवाद में कुछ लोगों का मानना है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो कौन सा वर्ग है जो ये कहता है कि लेटरल एंट्री की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका क्या पक्ष है, और वो कौन सा वर्ग है जो ये कहता है कि लेटरल एंट्री की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और उसके पीछे उनका कारण क्या है। तो सीधा सा एक वर्ग जो आईएएस वर्ग है, सिविल वर्ग है, जो पहले से कार्यरत है, उन लोगों का ये मानना है कि जो हम सर्विस देते हैं, हमारी सर्विस, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आईएएस बनकर जाते हैं वो संपूर्ण 60 ईयर्स, पूरे 60 ईयर्स तक वो अपनी सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। कहीं भी वो जा सकते हैं, लेकिन 60 ईयर्स तक उनको सर्विस वो देते हैं। लेकिन जो लेटरल एंट्री की व्यवस्था है, यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और बाध्यता नहीं है, साथ ही इनका एक बॉन्ड होता है, एक मैं बॉन्ड ही बोलूँगा इसको, कि न्यूनतम ये इनको 3 साल के लिए भर्ती किया जाता है और इसको अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वो बात जो है नेचर वाइज डिपेंड करती है, उनके वर्क वाइज डिपेंड करती है। लेकिन जो आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये 3 साल से 5 साल के लिए सरकार में आ रहे हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं, बाद में फिर उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो ऐसे में क्या वो अपना हित साधने की कोशिश नहीं करेंगे। ये उनका एक तर्क बहुत ही हावी लगा, जो कि मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। फिर जो दूसरा वर्ग है, जो प्राइवेट सेक्टर का है, जो सामान्य, जो हमारे समाज से आता है, उनका ये कहना है कि आखिर में आपको काम जल शक्ति मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, रेल डिपार्टमेंट की योग्यता, रेल डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और अगर कोई प्राइवेट एंटिटी इसको दे रहा है, सरकार की हेल्प करना चाह रहा है, देश को आगे लाना चाह रहा है, मंत्रालय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा है, तो क्यों ना ये व्यवस्था की जाए। ये दोनों ही पक्ष मुझे बहुत मजबूत लगे, तब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, आप लोगों के सामने इस टॉपिक को लाने का सोचा। तो फ्रेंड्स, आप लोग लेटरल एंट्री की व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था को कैसे देखते हैं, इन दोनों के जवाब आप मुझे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको एक
अगले कंटेंट के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक राधे।